एक लार्जर सोसाइटी को सर्व करने का क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है, मैं ये सोचती रहती हूँ। वो मेरी शक्ल देख के ही पता था कि शायद अब रिजल्ट आ गया है तो पॉजिटिव है, तभी ये इतनी खुशी से बता रहा है। तो बस मेरे पापा ने तो मुझे गले लगा लिया बिल्कुल ही। जामिया सर एक ऐसा एवेन्यू प्रोवाइड करता है जहाँ जो लोग सर ऐसे एक बड़े शहर में या दिल्ली जैसे शहर में रहना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे आप अपने पीयर से ही इतना कुछ सीख पाते हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे वो आपके सक्सेस में जो है वो इन्वेस्टेड है बिल्कुल। वो इस तरीके से हर एक छोटी चीज में गाइड करना। तारिक सर जो वहाँ सर मेन जो है, जी हाँ सर उन्होंने हिस्ट्री वो पढ़ाते हैं, जो वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत मुबारक आपको, कांग्रेचुलेशन। आपने बहुत अच्छा काम किया है और एक बहुत बड़ा सक्सेस है आपकी लाइफ में और हम सब खुश हैं। और आपने वाक़ई एक ऐसा काम किया है अमन, जिसको हर कोई माँ-बाप हो और पास-पड़ोस हो, रिश्तेदार हो, हर कोई गर्व महसूस करेगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। अमन, आप अपने बारे में बताइए और अपनी फैमिली के बारे में बताइए एक बार। जी, सर मेरा नाम जैसे कि आपने बताया आमन फातिमा है। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 12th तक यहीं से की है, पटना से ही। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए देहरादून गई थी। अच्छा। और देहरादून के बाद सर मैंने नोएडा बेस्ड एक स्टार्टअप में कुछ टाइम के लिए काम किया। अच्छा। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विस की तरफ मेरा अट्रैक्शन था, तो मैंने दिल्ली में ही सर जो रेसिडेंशियल कोचिंग जामिया की है, वहाँ मैं 2 साल रही और वहाँ से मैंने अपनी तैयारी चल ही रही थी कि फिर लास्ट ईयर से कोविड से जस्ट पहले मैं पटना आ गई, क्योंकि हालात ऐसे वहाँ नहीं थे। और उसके बाद से सर इंटरव्यू की जो मेन प्रिपरेशन थी मैंने घर से ही। ओह माय गॉड! सो आप जामिया आरसीएम में थी? जी हाँ सर। जामिया आरसीए में आपने तैयारी की थी सिविल सर्विसेज की, और आप जामिया आरसीए कब छोड़ी हैं? तो मैं 2020 के मार्च में बस वहाँ से आ गई थी, कोविड के जस्ट पहले, शुरू होने से जस्ट पहले। क्या सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग में आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद नोएडा भी आप आई, नोएडा में भी किसी फर्म में आपने काम किया। तो जामिया आरसीए से पहले की बात है ये। जामिया आरसीए के बाद आप फिर घर आ गई और सेल्फ स्टडी किया आपने यहाँ पे। जी हाँ सर। जामिया आरसीए से पहले कहीं पे आपने कोचिंग वगैरह ली है? सर कोचिंग वगैरह तो नहीं ली थी मैंने, कहीं भी जैसे जो राजेंद्र नगर में होती है या मुखर्जी नगर में, वहाँ तो नहीं कर पाए। पर क्योंकि जामिया सर एक ऐसा एवेन्यू प्रोवाइड करता है जहाँ जो लोग सर ऐसे एक बड़े शहर में या दिल्ली जैसे शहर में रहना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे आप अपने पीयर से ही इतना कुछ सीख पाते हैं और सर जो गाइडेंस मिलती है वहाँ पे, तो जो लोग छोटे शहर से आते हैं जिनको उतना एक्सपोजर नहीं होता है सर, उनके लिए तो बहुत बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि हम सीख पाएँ। और सर उसके बाद मुझे ज़्यादा बेहतर हुआ कि मैं सेल्फ स्टडी बेहतर कर पाई। मुझे अब एक आइडिया हो चुका था कि किस लाइन पे काम करना है। बहुत बढ़िया, हाँ। जी सर, तो उसकी काफ़ी हेल्प रही, इसीलिए मैं सेल्फ स्टडी भी शायद कर पाई आगे। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपको कामयाबी मिली है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जामिया आरसी के कंट्रीब्यूशन की वजह से मिली है, और ऑब्वियसली आपकी तो मेहनत, आप बिना मेहनत के तो होता ही नहीं है, लेकिन जामिया आरसी की कंट्रीब्यूशन रही है आपकी इस कामयाबी के लिए। जी सर। सर फैकल्टी तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे वो आपके सक्सेस में जो है वो इन्वेस्टेड है बिल्कुल। वो इस तरीके से हर एक छोटी चीज़ में गाइड करना। तारिक सर जो वहाँ सर मेन जो है, जी हाँ सर उन्होंने हिस्ट्री वो पढ़ाते हैं, जो वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं, सारी ये चीज़ देखना कि स्टूडेंट के सारे इंटरेस्ट जो हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। साथ-साथ जब वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो भी सर इतना मोटिवेशन के साथ, मतलब इतना मोटिवेट करते हैं बच्चों को। बहुत डेडिकेटेड है वो, बहुत डेडिकेटेड है वो। वो जब हमने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री की क्लास सर जब लेते थे, तो वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि उसमें शेर और शायरी के साथ, और ऐसा कि हमेशा इंटरेस्ट बना रहे। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत ड्राई सब्जेक्ट होता है। जी हाँ सर, ड्राई सब्जेक्ट लगता है हिस्ट्री बहुत, पर उन्होंने एक अलग ही इंटरेस्ट जगा दिया हिस्ट्री में कि अब जो है सिर्फ उनके नोट्स ही खोल के देखते हैं तो लगता है कि अरे हाँ हिस्ट्री रिवाइज हो जाती है। जी हाँ सर, जुल्फ़िकार सर मरहूम सर, उनका कोविड में ही हाँ, वो ये बहुत बड़ा लॉस रहा है आरसी के लिए। इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टीचर रहे हैं वो, और ये तो दैट वाज अ ग्रेट लॉस फॉर आरसी। बहुत बड़ा सर, उन्होंने इतना ज़्यादा, जब वो बजट के बाद सर 2 क्लास लेने आ जाते थे तो उसमें ही बजट, इकोनॉमिक सर्वे की
सिर्फ एक जिसको जरा भी आइडिया नहीं है, जो फर्स्ट टाइम कोई बच्चा अगर आ रहा है और उसको नहीं पता है कि इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ना है, तो सर की 2-3 दिन की क्लासेस में पूरा ऐसा लगता था कि वो ब्रशअप कर देते थे। अच्छा। तो सर वो बहुत बहुत बड़ा उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है ओवरऑल सर जामिया आरसीए के लिए। और वहाँ पे सीनियर्स से कैसे आपका होता था? आरसीए में सीनियर्स हेल्प करते थे जी, आपको? जी हाँ, बिल्कुल सर। सर ऐसे फॉर्मली जो है एक कई बार ये डिबेट्स या इस तरह के ग्रुप डिस्कशंस ऑर्गेनाइज़ करवाते थे। सर तारिक सर खुद ही अच्छा। करवाते थे कि वहाँ पे हम एक तो खुद ही इंटरैक्ट कर पाएँ। एक टॉपिक थीम मिल जाता था जहाँ पे अपने-अपने ग्रुप्स हैं, लोग प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं। इस तरह का सर ने ऑर्गेनाइज़ करवाया हुआ था। अच्छा। और सर इनफॉर्मली तो हम लोग लाइब्रेरी जो लोग भी जा रहे हैं या हॉस्टल्स में हैं, तो हुँ। उनसे अगर हमें पता है कि जैसे सर मैंने अपने ऑप्शनल के लिए यहाँ पे ज्योग्राफी, जैसे मेरा ज्योग्राफी काफ़ी मुझे इनिशियली वीक लगता था। हाँ। तो सर मैं ज्योग्राफी के लिए मैंने अपनी एक ऐसी सीनियर जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, मैंने उनसे बेसिक गाइडेंस ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से मुझे एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए और बेसिक हाँ। पे फोकस करना चाहिए। तो ये सर ये जो वहाँ पे ओवरऑल जो पीयर ग्रुप जो बना हुआ है, या सर जब सिलेक्शन के बाद भी जब लोग आके बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ ये जान के कि ये लोग हमारे बीच ही थे और उसी से निकले हैं, तो फिर वो काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है कि जब ये लोग कर सकते हैं और इतने और काफ़ी लोगों का सर बहुत लंबी जर्नी भी रहती है। तो इससे हम ये भी सीखते हैं कि गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं ये करना। जर्नी ही करेक्ट, ऐसी करेक्ट। है। ऐमन आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए? जी सर मेरे पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं। फादर की प्राइवेट जॉब है हुँ। और मदर मेरी यहाँ बिहार गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाती हैं। और ओके। मेरे जी सर, 2 अच्छा, छोटे मतलब भाई हैं आपकी जो मदर मदर वर्किंग है? जी हाँ सर, ओके। वर्किंग। और उन्होंने ही सर उनकी बहुत दूर उनका यहाँ से पटना से काफ़ी दूर है उनका स्कूल, पर वो डेली अप डाउन करती हैं और सिर्फ़ इसलिए कि हम लोग सेटल हो जाएँ तो वो करते रहते हैं। ऑब्वियसली। और जी हाँ सर, और भाई मेरे 2 छोटे हैं अभी, वो लोग छोटे भाई। लॉ पढ़ रहे हैं। वो मेरे छोटे भाई ने तो जामिया से ही लॉ किया है, ओके। तो सर जामिया से हमारा बड़ा कनेक्शन है। हुँ। मेरे भाई ने भी जामिया से, दूसरा एएमयू से पढ़ रहा है। तो तो सर अभी वो जुडिशरी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं क्या वो? जी सर, अभी तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, पर इंशाल्लाह सर ओके। कोशिश है उनकी। तो इसमें ऑप्शनल पेपर आपके क्या थे, अहमद? सर मेरा ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है। ओके। तो उसमें कौन-कौन सी बुक्स आपने पढ़ी थी? कोई ऐसी बुक्स जो आप रेफ़र जी। कर सकती हैं? सर मैंने सबसे पहली किताब जो उठाई थी वो एंड्रू हेवुड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ थी। हुँ, हुँ। सर मैंने भी टॉपर्स की ही वीडियोज़ देख के और कुछ लोगों से जो लोग जिनका ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, उनसे पूछ के ही तो लोगों ने मुझे यही बताया था कि अगर बेसिक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप ये किताब को पढ़िए। तो मैंने सर लाइब्रेरी से ही, जामिया की लाइब्रेरी से ये किताब इश्यू करवाई थी और फिर अच्छा। उसको पढ़ के अपने नोट्स बनाए। और सर मुझे लगा कि एक बेसिक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, क्योंकि वो एक एक बेस होता है, अगर वो हो जाता है फिर आप सब कुछ पढ़ पाते हैं। हुँ। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट समझ आ जाता है आपको, थ्योरी हुँ। ऑफ स्टेट भी समझ आ जाती है। तो हुँ। सर वो किताब, उसके बाद से मैंने ओपी गौबा की जो पॉलिटिकल थियरी की जो किताब है सर, बाकी चीज़ें जैसे स्टेट्स के बारे में पढ़ने के लिए, डेमोक्रेसी हो गया, राइट्स है, इन बहुत सबको बढ़िया, पढ़ने ओपी बहुत गौबा बढ़िया। की किताब को रेफ़र किया। और कुछ सर जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल होते हैं, हुँ। पर सर वो जो है बेसिक अपनी रीडिंग के ऊपर, हुँ। क्योंकि कोई ऐसी फॉर्मल गाइडेंस नहीं थी मुझे, तो मुझे चाहिए था कि एक तो मैंने नोट्स मार्केट से लिए थे सर, जो वही राजेंद्र नगर से खरीद के। अच्छा। तो सर ये बेसिक बुक्स जो हैं ओपी गौबा की, एंड्रू हेवुड हो गए, ब्रायन नेल्सन की किताब इस पे आती है, सब ऐसी पॉलिटिकल थॉट की है, वो हुँ। मैंने थोड़ी रेफ़र की थी। तो इन कुछ बेसिक किताब को पहले रेफ़र किया और फिर नोट्स जो बहुत मिल बढ़िया। जाते थे। और जी। ये तो बहुत अच्छी बात। देखिए अब जैसा कि आपने बताया आपकी मम्मी जाती हैं इतना दूर टीचिंग करने के लिए, फादर भी प्राइवेट जॉब है और उन जी, दोनों का मकसद सिर्फ़ है कि बच्चे सेटल हो जाएँ। और बिल्कुल सर। आपने जो अमन आपने जो कामयाबी हासिल की है, उनसे उनका दिल जो है बाग-बाग जिसको जी, कहते हैं, गार्डन-गार्डन हो गया, वो बहुत खुश होंगे। तो जब ये जी हाँ रिज़ल्ट सर। आई तो कैसा रिएक्शन कैसा था अपने मम्मी-पापा का आपके ऊपर मतलब कैसा लगा था उस टाइम? क्या माहौल था घर का? जी, सर पहले जब रिज़ल्ट आया तो पीडीएफ उस वक़्त तक आया नहीं था, अच्छा। फ़ोटोग्राफ्स ही शेयर हुई थी, हुँ। तो मैं अपना नाम उसमें ढूँढते ही थोड़ा वक़्त लग रहा था, क्योंकि कोई 15-16 पेज का हाँ, हाँ, ऑब्वियसली बड़ा पेजेज़ थे। हुँ। तो अब मुझे इनिशियली खुद ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनको पहले से भी नहीं बताया था सर कि आज रिज़ल्ट आने वाला है ये, अच्छा, अच्छा, क्योंकि अच्छा, पता नहीं होता है अच्छा। हाँ, कि क्या क्या होगा। तो मैंने होगा? सोचा हाँ, कि सही सही जी हाँ बात है। सर,
तो मैंने सोचा उनको क्यों ये एंजाइटी दूं, तो मैं खुद ही जब आ जाएगा एक बार तो जैसा होगा बता दूंगी। तो अच्छा, सर फाइनली जब मुझे अपना नाम दिखा, मैंने रैंक भी नहीं देखी, मैंने वो भी नहीं देखा कि कौन सा क्या अलॉट हुआ है। अच्छा। बस मैंने ये देखा कि अच्छा नाम है, और मैं बाहर गई और मेरी माँ किचन में थी, फादर मेरे न्यूज देख रहे थे, तो मैंने अच्छा, बस उनको ये बोला कि रिजल्ट आ गया है। तो उनको मेरी शक्ल देख के ही पता था कि शायद अब रिजल्ट आ गया है तो पॉजिटिव है, तभी ये इतनी खुशी से बता रही है। तो अच्छा। बस उन्होंने कुछ भी और नहीं पूछा कि अच्छा कितनी रैंक है, क्या वो है। तो बस मेरे पापा ने तो मुझे गले लगा लिया बिल्कुल ही। और और सर बहुत बहुत खुशी का मौका था उनके लिए। और बस मैंने ये बोला कि ठीक है, अभी उतनी अच्छी नहीं है रैंक, पर इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे। नहीं, नहीं, सर रैंक उन्होंने आपका रैंक अच्छा है, ठीक है रैंक ये। मतलब ये है कि आप आगे कोशिश और करनी चाहेंगी, जी मतलब अटेम्प्ट आपके पास होंगे, एज भी है। सो जी हाँ ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि देखिए, अगर आप कल को अगर आपको ये मलाल ना रहे कि मेरे पास जी अपॉर्चुनिटी थी, वक़्त था, अटेम्प्ट थी, जी मैंने हाँ कोशिश नहीं की, वो नहीं। जी क्योंकि हाँ सर। आपसे बात करके हमें ऐसा लग रहा है कि आप में पोटेंशियल काफ़ी है, और आप थोड़ा-सा और जो है पुश करेंगी ना, तो मतलब काफ़ी कुछ अच्छा कर सकती हैं। और इंशाल्लाह सर। चूँकि आप आरसीए से हैं, तो ऑब्वियसली वो चेहरे से पता चल रहा है, आपकी चमक बता रही है कि आप किस तरह से प्रिपेयर थी सिविल सर्विसेज़ को लेके, और ये जी सारी चीज़ें कामयाबी जो मिली है आपको, ओवरऑल आपकी आपकी जो टैलेंट थी, आपकी नॉलेज थी, उसी की बेसिस पे। अच्छा, आप ये बताइए कि सिविल सर्विसेज़ में आने का ख़्याल कब आया आपके ज़हन में ऐमन? क्यों लगा कि आपको सिविल सर्विसेज़ करनी चाहिए? आप इंजीनियर थे, जी और अच्छा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, राइट? जी हाँ सर। जी उसमें काफ़ी स्कोप है और आप काफ़ी कुछ कर सकती थी, तो व्हाई यू हैव चोज़न दिस सिविल सर्विसेज़ फॉर जी। करियर? तो सर जब से एक्चुअली बहुत लोगों का बचपन से सपना होता है कि बचपन से वो ख्वाब देख रहे हुँ, होते हैं, हुँ, उनको बचपन से बताया जाता है। सर मेरा जब से मैंने आई थिंक 9-10 से ही मुझे ये था कि मुझे इंजीनियर बनना है। अच्छा। हुँ, क्योंकि मैथ्स थोड़ी अच्छी थी और बायोलॉजी की तरफ उनका इतना इंक्लिनेशन नहीं था, तो हुँ, मेरा एक उस वक़्त तक मेरा यही ख्वाब था कि मुझे इंजीनियर बनना है और मैं चाहती हूँ देखना कि कैसी चीज़ें होती हैं, और ठीक है। ख़ास के इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें। पर मैं सिर्फ जब कॉलेज में गई तो हुँ, मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि एक लार्जर सोसाइटी को सर्व करने का क्या प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है। मैं ये सोचती रहती थी, देखती रहती थी कि क्योंकि सर इंजीनियर अपने आप में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, पर वो ये सब ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है, जहाँ वो आप डायरेक्टली लोगों को अफ़ेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। वो काम थोड़ा मिसिंग होता था। तो मैं इसी थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहती थी कि क्या वो करूँ। तो हुँ, मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे बताया कि तुम ये क्यों नहीं देखती हो? तुम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का या सिविल सर्विस के लिए क्यों नहीं जाती हो? हुँ, हुँ, तो सर मुझे याद है मैं 3rd ईयर में थी, और उस टाइम मेरी यहाँ बीएसएनएल में पटना में इंटर्नशिप चल रही थी। ओके। तो उस वक़्त मेरे पास थोड़ा वक़्त था, तो मैंने रिसर्च किया। मैं क्योंकि जानना चाह रही थी कि अब इन्होंने बता तो दिया है मेरे पेरेंट्स से, बट ये है क्या, मैं इसके बारे में जानूँ। तो सर वो पूरे आई थिंक 2 महीने में थी, और वो 2-3 महीने मैंने अच्छे से रिसर्च की अपने हुँ, लेवल पे ओके, कि मैं कन्विंस खुद को कर लूँ कि हाँ, अच्छा ये है क्या, और बिल्कुल। क्या ये मेरे लिए बना है। हुँ, तो सर 2-3 महीने मैंने अच्छे से दिए, और फाइनली आई थिंक मैं 3rd ईयर में गई तो उस वक़्त आई वाज़ श्योर कि ठीक है, अभी जो भी करना है कि अगर शायद मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब करूँ भी, तो भी फाइनली मुझे सिविल सर्विस के लिए ही अपीयर करना है। तो सर हुँ, वो एक, और ये मुझे एक ड्राइव था कि लोगों तक कुछ भी सर एक एजेंट ऑफ चेंज बनना है, अब वो किसी भी स्केल पे हो। बहुत बढ़िया। हुँ, तो सर वो एक मोटिवेशन था जो मुझे, और कोई बेहतर रास्ता, उसका सबसे अच्छा रास्ता यही दिख रहा था, सिविल सर्विस का, जिसमें कि आप गवर्नमेंट आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म वो दे देती है जहाँ पे आप एक तो सर आपकी सोसाइटी में भी अगर कल को सर हमारे माशरे में ही, अब मैं देख रही हूँ सर 1 हफ्ता आया है रिज़ल्ट को, बट अब लोग कह रहे हैं कि हाँ, आपने सही किया। मेरे पेरेंट्स को लोग ये कह रहे हैं कि आपने बेटी वाह, को वाह, वाह! वाह! पढ़ा के इतनी ये हमारे उन लोग नाम वो कर दिया। अरे तो सर अमन, बहुत यही तो चाहिए, यही चाहिए। जी देखिए, हाँ, मैं मेरे पास पूरी फ़हरिस्त है जितने बच्चे क्लियर किए, लेकिन मैं सिर्फ़ लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ उनके इंटरव्यू का। रीज़न ये है कि लड़कियों का जो सक्सेस होता है, कामयाबी होती है, पूरे माहौल को, उसका जी माहौल पे सर। असर पड़ता है, मोहल्ले में, घर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप जी अकेली हाँ, नहीं, आपके पीछे अब बहुत सारी लड़कियाँ तैयार हो रही हैं, आपको देख बिल्कुल के सही आगे कहा। बढ़ेंगी, और यही चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, आप उनकी इंस्पिरेशन बने, आप एक आइडल बने, और आपके देख के हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और यही पहल इंशाल्लाह। आगे भी जारी रहे, ये हम सभी की कोशिश है। और ये अब जो मना करते थे कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, पर्दे में रखो, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, तो वो सारी चीजें अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जमाना पढ़ने का, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आप रेस में पीछे रह जाओगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है अमन,
रेवेन्यू में जो है जो पोजीशन आपको मिलेगी तो आप उम्मीद है कि उसको और भी अच्छी तरह से आप पूरी शिद्दत के साथ करेंगी। तो Yes. इसमें जो भी चैलेंजेस आएँगे उसको कैसे हैंडल करेंगी? इसमें क्यों कोई चैलेंजेस आ सकती है मतलब इस पोजीशन में कभी फ्यूचर में? जी हाँ सर, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर की जो पोस्ट है वहाँ पे असल माना जाता है ये कि अच्छा बहुत ज़्यादा थोड़ा करप्शन होने के हुँ, चांसेस ज़्यादा रहते हैं हुँ। क्योंकि पैसे का और इसका लेन-देन का बन रहता है। तो सर मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि एक ट्रांसपेरेंसी बना के रखूँ। ट्रांसपेरेंसी हाँ। बिल्कुल सर, अगर कोई किसी का काम नहीं हो सकता है तो मैं एक वैलिड रीज़न बताऊँ कि देखिए ये नहीं हो सकता है, कि लोग ये ना समझें कि अच्छा कि कुछ गलत इंटेंशन है इसलिए नहीं ये काम हो पा रहा है। तो सर यानी मेरा पूरी ऑब्जेक्टिव जी यानी सर, आप पूरी ईमानदारी के साथ शिद्दत के बिल्कुल साथ सर, 100% देंगी, जो भी आपको बिल्कुल। ज़िम्मेदारी दी जाएगी उसको निभाने की कोशिश करेंगी, राइट? लड़कियों को हमारे माशरे में तो है ही पर इन जनरल लड़कियों को जो हुँ, पिछड़े तबके से आती हैं या गाँव में, तो बस उनको आगे पढ़ने की सर एक वो उम्मीद अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको बता दिया जाए हुँ, क्योंकि सर ये बस दिखा देना कि इसकी बियॉन्ड भी दुनिया है। सर बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो ये जानती ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है कि अच्छा कुछ 10वीं पास कर ली, हुँ, लोग घर वाले शादी कर देते हैं, शायद यही दुनिया है, वो खुश रहती हैं क्योंकि सर उन्होंने हुँ, उसके बियॉन्ड दुनिया देखी नहीं है। बट सर ये दिखा देना कि देखिए सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, करेक्ट। तो सर वो देखकर वो और सीखें और अलग-अलग जगह में सर साइंटिस्ट की पोस्ट पे जाएँ, हुँ, सरकारी सर गवर्नमेंट सर्विस में आएँ, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अलग-अलग जगह औरतों की बस प्रेज़ेंस बढ़े सर। हुँ, ओवरऑल से यही कोशिश रहेगी कि लोगों तक ये बात पहुँचाते जाएँ कि आगे पढ़ने की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। हुँ। ऐमन आपको बहुत-बहुत मुबारकबादी फिर से कांग्रेचुलेशन आप इसी तरह तरक्की कीजिए, बढ़ते रहिए आगे और दिन दुगनी रात चौगुनी जो कहते हैं ना उस तरह से जी आप और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।